प्रशांत को जब अपने मित्र आशीष की बेटी सुधा के साथ हुए हादसे के बारे में पता चला तो एकाएक उसे अपनी भाभी की याद आ गई। जिस तरह शहर में ठीक ठाक नौकरी करने वाले मित्र के दामाद ने सुधा को छोड़ दिया था, उसी तरह डिप्टी कलेक्टर बनने के बाद प्रशांत के ताऊ के बेटे ईश्वर ने भी अपनी पत्नी को छोड़ दिया था। अंतर सिर्फ इतना था कि ईश्वर ने विदाई के तुरंत बाद पत्नी को छोड़ा था, जबकि सुधा को एक बच्चा होने के बाद छोड़ा गया था। आशीष के दामाद ने उनकी भोली भाली बेटी सुधा को बहला फुसला कर उससे तलाक के कागजों पर दस्तखत भी करा लिए थे। सुधा के साथ जो हुआ था वह दुखी करने और चिंता में डालने वाला था, लेकिन इसमें राहत देने वाली बात यह थी कि सुधा की सास ने उसका पक्ष लेकर अदालत में बेटे के खिलाफ गुजारे भत्ते का मुकदमा दायर कर दिया था। अदालत में तारीख पर तारीख पड़ रही थी। हर तारीख पर उसका बेटा आता, लेकिन वह मां से मुंह छिपाता फिरता। कोर्टरूम में वह अपने वकील के पीछे खड़ा होता था। लगातार तारीखें पढ़ते रहने से न्याय मिलने में देर हो रही थी। एक तारीख पर पुकार होने पर सुधा की सास सीधे कानून के कटघरे में जाकर खड़ी हो गई। दोनों ओर के वकील कुछ कहते सुनते उसके पहले ही उसने कहा, हुजूर आदेश दे, मैं कुछ कहूँ, इस मामले में मैं कुछ कहना चाहती हूँ। अचानक घटी इस घटना से न्याय की कुर्सी पर बैठे न्यायाधीश ने कटघरे में खड़ी औरत को चश्मे से ऊपर से ताकते हुए पूछा, आप कौन? वकील की आड़ में मुंह छिपाए खड़े बेटे की ओर इशारा करके सुधा की सास ने कहा, हुजूर मैं इस कुपुत्र की मां हूँ। ठीक है, समय आने पर आपको अपनी बात कहने का मौका दिया जाएगा। तब आपको जो कहना हो कहिएगा, जज ने कहा। हुजूर मुझे जो कहना है वह मैं आज ही कहूंगी। आपकी अदालत में यह क्या हो रहा है? बहू की ओर इशारा करते हुए उसने कहा, आप इसकी ओर देखिए, 1.5 साल हो गए इस गरीब बेसहारा औरत को आपकी ड्योढ़ी के धक्के खाते हुए। यह अपने मासूम बच्चे को लेकर आपकी ड्योढ़ी पर न्याय की आस लिए आती है और निराश होकर लौट जाती है। दूसरों की छोड़िए साहब, आप तो न्याय की कुर्सी पर बैठे हैं, आपको भी इस निरीह औरत पर दया नहीं आती। न्याय देने वाले न्यायाधीश, अदालत में मौजूद कर्मचारी, वकील और वहां खड़े अन्य लोग अवाक सुधा की सास का मुंह ताकते रह गए। लेकिन सुधा की सास को जो कहना था उसने कह दिया था। उसने आगे कहा, हुजूर इस कुपुत्र ने मेरे खून का अपमान किया है। इसके इस कृत्य से मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। हुजूर अगर मैंने कुछ गलत कह दिया हो तो गमवार समझकर माफ कर दीजिएगा। मूर्ख औरत हूँ, पर इतना निवेदन जरूर करूंगी कि इस गरीब औरत पर दया कीजिए और जल्दी से इसे न्याय दे दीजिए, वरना कानून और न्याय से मेरा भरोसा उठ जाएगा। सुधा की सास को गौर से ताकते हुए जज साहब ने कहा, आप तो इस लड़के की मां है, फिर भी बेटे का पक्ष लेने के बजाय बहू का पक्ष ले रही है। आप क्या चाहती हैं? इसे गुजारे के लिए कितनी रकम देना उचित होगा? इस लड़की की उम्र मात्र 24 साल है। इसका बेटा ठीक से पढ़ लिख कर जब तक नौकरी करने लायक न हो जाए, तब तक के लिए इसके खर्चे की व्यवस्था करा दीजिए। भाग 2। बचपन में प्रशांत की बड़ी लालसा थी कि उसकी भी एक भाभी होती तो कितना अच्छा होता। लेकिन उसका ऐसा दुर्भाग्य था कि उसका अपना कोई सगा बड़ा भाई नहीं था। गांव और परिवार में तमाम भाभियां थीं, लेकिन वे सिर्फ कहने भर को थी। संयोग से दिल्ली में रहने वाले प्रशांत के ताऊ यानी बड़े पिताजी के बेटे ईश्वर प्रसाद की पत्नी को विदा कराने का संदेश आया। ताऊजी ही नहीं, ताईजी की भी मौत हो चुकी थी, इसलिए अब वह जिम्मेदारी प्रशांत के पिताजी की थी। मां बाप की मौत के बाद ईश्वर ने घर वालों से रिश्ता लगभग तोड़ सा लिया था। फिर भी प्रशांत के पिता को अपना फर्ज तो अदा करना ही था। ईश्वर प्रसाद प्रशांत के ताऊ का इकलौता बेटा था। उसकी शादी ताऊजी ने गांव में तब कर दी थी, जब वह 10वीं में पढ़ता था।
तब गांव में बच्चों की शादी लगभग इसी उम्र में हो जाती थी। उसकी शादी उसके पिता ने अपने ननिहाली गांव में तभी तय कर दी थी जब वह गर्भ में था। देवनाथ के ताऊजी को अपनी नानी से बड़ा लगाव था, इसीलिए मौका मिलते ही वह नानी के यहाँ भाग जाते थे। ऐसे में ही उनकी दोस्ती वहां ईश्वर के ससुर से हो गई थी। अपनी इसी दोस्ती को बनाए रखने के लिए उन्होंने ईश्वर के ससुर से कहा था कि अगर उन्हें बेटा होता है तो वह उसकी शादी उनके यहाँ पैदा होने वाली बेटी से कर लेंगे। उन्होंने जब यह बात कही थी उस समय दोनों लोगों की पत्नियां गर्भवती थी। संयोग से ताऊजी के यहाँ ईश्वर पैदा हुआ तो दोस्त के यहाँ बेटी, जिसका नाम उन्होंने रूपमती रखा था। प्रशांत के ताऊ ने वचन दे रखा था, इसलिए ईश्वर के लाख मना करने पर उन्होंने उसका विवाह रूपमती से उस समय कर दिया जब वह 10वीं में पढ़ रहा था। उस समय ईश्वर की उम्र कम थी और उसकी पत्नी भी छोटी थी, इसलिए विदाई नहीं हुई थी। ईश्वर की शादी हुए सप्ताह भी नहीं बीता था कि उसके ससुर चल बसे थे। इसके बाद जब भी विदाई की बात चलती, ईश्वर पढ़ाई की बात करके मना कर देता। वह पढ़ने में काफी तेज था। उसका संघ लोक सेवा आयोग द्वारा प्रशासनिक नौकरी में चयन हो गया और वह डिप्टी कलेक्टर बन गया। ईश्वर ट्रेनिंग कर रहा था तभी उसके पिता का देहांत हो गया था। संयोग देखो, उन्हें मरे महीना भी नहीं बीता था कि ईश्वर की माँ भी चल बसी। माँ बाप के गुजर जाने के बाद एक बहन बची थी, उसकी शादी हो चुकी थी, इसलिए अब उसकी सारी जिम्मेदारी प्रशांत के पिता पर आ गई थी। लेकिन माँ बाप की मौत के बाद ईश्वर ने घर परिवार से नाता लगभग खत्म सा कर लिया था। आने जाने की कौन कहे, कभी कोई चिट्ठी पत्री भी नहीं आती थी। उन दिनों शहरों में भी कम ही लोगों के यहाँ फोन होते थे। अपना फर्ज निभाने के लिए प्रशांत के पिता ने विदाई की तारीख तय करके बहन से ईश्वर को संदेश भिजवा दिया था। जब इस बात की जानकारी प्रशांत को हुई तो वह खुशी से फूला नहीं समाया। विदाई से पहले ईश्वर की बहन को दुल्हन के स्वागत के लिए बुला लिया गया था। जिस दिन दुल्हन को आना था, सुबह से ही घर में तैयारियां चल रही थी। प्रशांत के पिता सुबह 11 बजे वाली ट्रेन से दुल्हन को लेकर आने वाले थे। रेलवे स्टेशन प्रशांत के घर से 6 से 7 किलोमीटर दूर था। उन दिनों बैलगाड़ी के अलावा कोई दूसरा साधन नहीं होता था, इसलिए प्रशांत बहन के साथ 2 बैलगाड़ियां लेकर समय से स्टेशन पर पहुंच गया था। ट्रेन के आते आते सूरज सिर पर आ गया था। ट्रेन आई तो पहले प्रशांत के पिता सामान के साथ उतरे। उनके पीछे रेशमी साड़ी में लिपटी, पूरा मुंह ढापे मजबूत कदकाठी वाली ईश्वर की पत्नी यानी प्रशांत की भाभी छम्म से उतरी। दुल्हन के उतरते ही बहन ने उसकी बाह थाम ली। दुल्हन के साथ जो सामान था, देवनाथ के साथ आए लोगों ने उठा लिया। बैलगाड़ी स्टेशन के बाहर पेड़ के नीचे खड़ी थी। एक बैलगाड़ी पर सामान रख दिया गया, दूसरी बैलगाड़ी पर दुल्हन को बैठाया गया। बैलगाड़ी पर धूप से बचने के लिए चादर तान दी गई थी। दुल्हन को बैलगाड़ी पर बैठाकर बहन ने प्रशांत की ओर इशारा करके कहा, यह आपका इकलौता देवर और मैं आपकी इकलौती ननद। मेहंदी लगे चूड़ियों से भरे गोरे गोरे हाथ ऊपर उठे और कोमल अंगुलियों ने घूंघट का किनारा थाम लिया। पट खुला तो प्रशांत का छोटा सा हृदय आह्लादित हो उठा, क्योंकि उसकी भाभी सौंदर्य का भंडार थी। कजरारी आंखों वाला उसका चंदन के रंग जैसा गोलमटोल मुखड़ा असली सोने जैसा लग रहा था। उसने दशहरे के मेले में होने वाली रामलीला में उस तरह की औरतें देखी थी। उसकी भाभी तो उन औरतों से भी ज्यादा सुंदर थी। प्रशांत भाभी का मुंह उत्सुकता से ताकता रहा। वह मन ही मन खुश था कि उसकी भाभी गांव में सबसे सुंदर है। मजे की बात वह 10वीं तक पढ़ी थी। बैलगाड़ी गांव की ओर चल पड़ी। गांव में प्रशांत की भाभी पहली ऐसी औरत थी जो विदा होकर ससुराल आ गई थी।
लेकिन उसका वर तेलफुले लगाए उसकी राह नहीं देख रहा था। इससे प्रशांत को एक बात याद आ गई। कुछ दिनों पहले मानिकलाल अपनी बहू को विदा करा कर लाया था। जिस दिन बहू को आना था, उसी दिन उसका बेटा एक चिट्ठी छोड़कर न जाने कहाँ चला गया था। उसने चिट्ठी में लिखा था, मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ। यह पता लगाने या तलाश करने की कोशिश मत करना कि मैं कहाँ हूँ। मैं ईश्वर की खोज में सन्यासियों के साथ जा रहा हूँ। अगर मुझसे मिलने की कोशिश की तो मैं डूब मरूंगा, लेकिन वापस नहीं आऊंगा। इसके बाद सवाल उठा कि अब बहू का क्या किया जाए। अगर विदा कराने से पहले ही उसने मन की बात बता दी होती तो यह दिन देखना न पड़ता। ससुराल आने पर उसके माथे पर जो कलंक लग गया है, वह तो न लगता। सब सोच रहे थे कि अब क्या किया जाए। तभी मानिकलाल के बड़े भाई के बेटे ज्ञानू यानी ज्ञानेश ने आकर कहा, दुल्हन से पूछो, अगर उसे ऐतराज नहीं हो तो मैं उसे अपनाने को तैयार हूँ। दुर्भाग्य के भंवरजाल में फंसी नवोदा के लिए ज्ञानू का यह कथन डूबते को तिनके का सहारा की तरह था। उसने ज्ञानू से शादी कर ली थी। प्रशांत का भी मन ज्ञानू बनने का हो रहा था, लेकिन अभी वह छोटा था। उसकी उम्र महज 13 साल थी। दुल्हन को घर में बैठा कर पिया का इंतजार करने के लिए छोड़ दिया गया। भाग 3। अगले दिन इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। ईश्वर भैया शाम की गाड़ी से आ गए, लेकिन आते ही उन्होंने फरमान सुना दिया कि वह इस दुल्हन को नहीं रखेंगे। लोगों ने समझाया बुझाया पर वह किसी की नहीं माने। पति का फरमान सुनकर भाभी रोने लगी। सुबह भाभी का चेहरा उतरा हुआ था। आंखें इस तरह लाल और सूजी थी जैसे वह रात भर रोई थी। प्रशांत ने इस बारे में पूछा तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। रूपमती की चुप्पी पर प्रशांत ने अगला सवाल किया, भाभी, दिल्ली से भैया आपके लिए क्या लाए हैं? मौत, रूपमती ने प्रशांत को संक्षिप्त सा जवाब दिया। भाभी के इस जवाब पर प्रशांत को गहरा आघात लगा। उसने कहा, लगता है भाभी आप रात में बहुत रोई है। क्या हुआ है, कुछ बताओ तो सही। भैया, अभी यह सब तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। दूसरे के दुख में आप क्यों दुखी हो रहे हैं? मेरे भाग्य में जो है वही होगा, कहकर भाभी फफक कर रो पड़ी। दिल का बोझ थोड़ा हल्का हुआ तो आंचल से मुंह पोंछ कर बोली, आपके भैया बहुत बड़े अधिकारी हैं। मैं उनके काबिल नहीं हूँ। उन्हें खूब पढ़ी लिखी पत्नी चाहिए, इसीलिए वह मुझे साथ रखने को तैयार नहीं है। रूपमती के साथ जो हुआ था वह ठीक नहीं हुआ था, लेकिन प्रशांत कुछ नहीं कर सकता था। उसी दिन ईश्वर चला गया। जाने से पहले उसने प्रशांत के पिता से कहा, काका, मुझे यह औरत नहीं चाहिए। इस देहाती गमवार औरत को मैं अपने साथ हरगिज नहीं रख सकता। ईश्वर के जाने के बाद रूपमती ननद के गले लगकर रोते हुए कहने लगी, अगर इस आदमी को ऐसा ही करना था तो मुझे विदा ही क्यों कराया गया? विदा कराकर मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद की गई? अब कौन मुझे कुंवारी मानेगा? मैं न इधर की रही न उधर की। अब सवाल था रूपमती को मायके पहुंचाने का। मामला तलाक का था, इसलिए घर का कोई बड़ा रूपमती को मायके ले जाने के लिए राजी नहीं था। जब कोई बड़ा बुजुर्ग रूपमती को ले जाने के लिए राजी नहीं हुआ तो उसे मायके ले जाने की जिम्मेदारी प्रशांत की आ गई। रेलवे स्टेशन से रूपमती का घर ज्यादा दूर नहीं था। कोई संदेश मिला होता तो शायद स्टेशन पर कोई लेने आ जाता। प्रशांत और रूपमती पैदल ही घर की ओर चल पड़े। सामान स्टेशन पर ही एक परिचित की दुकान पर रख दिया गया था। राह चलते हुए अपनी व्यथा व्यक्त करने की खातिर गांव के ज्ञानेश उर्फ ज्ञानू के बारे में बताकर प्रशांत ने कहा, आज मुझे अपने देर से पैदा होने पर अफसोस हो रहा है भाभी। अगर मैं 8 से 10 साल पहले पैदा हुआ होता तो। दुख की उस घड़ी में भी रूपमती के चेहरे पर मुस्कान आ गई। मासूम देवर के कंधे पर हाथ रखकर उसने कहा,
तो फिर मैं तुम्हारे बड़े होने की राह देखूं। प्रशांत झेंप गया। गांव आया, फिर घर। गौने गई लड़की के चौथे दिन मायके आने पर उसे देखने के लिए आस पड़ोस की औरतें इकट्ठा हो गई। उस समय दिल पर पत्थर रखकर रूपमती मुस्कुराती रही। उसके इस भोले भाले देवर को ताना न सुनना पड़े, इसके लिए उसने किसी से कुछ नहीं बताया। प्रशांत उसी दिन शाम की गाड़ी से लौट आया। रूपमती गांव के बाहर तक उसे छोड़ने आई। विदा करते समय उसने कहा, इस जन्म में फिर कभी मुलाकात हो तो देवर जी पहचान जरूर लेना। इन 4 दिनों में तुमने जो दिया। प्रशांत का हाथ पकड़कर सीने पर रख कर कहा, इसमें समाया रहेगा। इतना कहते हुए रूपमती की आंखों में जो आंसू आए थे, प्रशांत उन्हें आज तक नहीं भूल सका था। इसके बाद से प्रशांत को हमेशा लगता रहा कि जिंदगी में कहीं कुछ छूटा हुआ है, जो तमाम तलाशने पर भी नहीं मिल रहा है। धीरे धीरे यह प्रसंग मन के किसी कोने में दबता गया और इसके मुख्य पात्रों की स्मृति धुंधली होती गई। इसकी मुख्य वजह यह थी कि दोनों ओर से संबंध लगभग खत्म हो गए थे। बदल रही जीवन की घटनाओं के बीच यह सह याद उसने अंतरात्मा के किसी कोने में डाल दी थी। प्रशांत को सोच में डूबा देखकर रूपमती ने कहा, आप बड़े तो हो गए, पर किया गया वादा भूल गए, निभा नहीं पाए। भाभी, आपने भी तो मेरी राह कहाँ देखी। देखी देवर जी, बिल्कुल देखी। बहुत दिनों तक देखी। आपका इंतजार आज तक करती रही। राह आंख से नहीं, दिल से देखी जाती है देवर जी। प्रशांत आगे कुछ कहता, उसके पहले ही रूपमती ने उठते हुए बहू से कहा, सुधा बेटा, तुम्हारे यह चाचा जी मेरे सगे देवर हैं, तुम इनके पास बैठो। इनके लिए आज मैं खुद खाना बनाऊंगी और सामने बैठकर खिलाऊंगी। बरसों की अधूरी साध आज पूरी करूंगी। आपको मेरी कहानी कैसी लगी कृपया लाइक और कमेंट करके मुझे जरूर बताएं और हाँ, ऐसी ही और कहानियों को पढ़ने और सुनने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब